हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है जी? सर क्या बोल रहा था जी ऋषभ? क्वेश्चन देख लीजिए सर। क्वेश्चन देखने के लिए? हाँ, इस मीटिंग में देख लीजिए सर, पिछले साल वाला क्या क्या थी पूछा था। क्या है क्वेश्चन में? वही तो पूछना चाह रहे तुमको। हमको क्या बोलो, क्या है क्वेश्चन में? बोले था ना। बता रहे हैं सर। क्या देखना चाह बोल रहा हो, बोले था ना। बता रहे हैं सर। चलो बाद में बताना जब करेंगे तब। अब तो नहीं बता रहा था। ठीक है, तब ज्वाइन हो गया ना? है हाँ सर, रेट एनालिसिस का है। रेट एनालिसिस बताएंगे ना जी। बहुत आसान है इसमें रेट कोई एनालिसिस। देखो जी, सबसे पहले हम लोग तो आज दूसरा टॉपिक में चल रहा है। बहुत आसान टॉपिक है, ये कर लेगा तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, जिससे सर जूम क्वेश्चन किए हैं आगे सर, बहुत से दूर लग रहा है। जूम किए सर। जूम तो किए हैं यार। जूम तो किया हुआ है। तुम लोग करो जूम अपना। तुम लोग ने किया है? हम जितना जूम करेंगे उतना ही दिखेगा। नहीं ब्लर जूम है हो सर। जाता है सर, ब्लर हो जाएगा फिर। नहीं दिख रहा है? आधा में आधा दीवार दिख रहा है सर। ओ, तो हम तो जूम किए हैं यार, कैसे नहीं दिख रहा? कैमरा को सामने कर दिए सर। अब ठीक है। हाँ सर। पहले देखिए, प्लास्टिक एनालिसिस, ये नया टॉपिक है और ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। सर कंप्रेशन खत्म हो गया सर। में अलग बताएंगे, सुबह में अलग बताएंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा। और 3 टॉपिक बचा हुआ, 3 टॉपिक जल्दी 3-4 दिन में क्लियर करा देना। ठीक है। यस सर। प्लास्टिक टॉपिक है, आसान वे में बनाएंगे, बताएंगे, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। प्लास्टिक एनालिसिस क्या है? प्लास्टिक एनालिसिस में करना कुछ नहीं, पहले हम लोग को इसमें कुछ शेप के बारे में जानना है। ठीक है, शेप क्या है भाई? स्क्वायर, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसा दिखेगा? ये ना स्क्वायर है जी। ठीक है। रेक्टेंगल, इसका सीजी कहाँ होता है बताओ जी? स्क्वायर का सीजी कहाँ होता है? बीच में, तो बीच में। यानी अगर ये ए है और ये भी ए है तो सीजी कितना पर होगा? सीजी एक्स बार इक्वल टू भी ए बाई 2 और वाई बार इक्वल टू भी कितना? ए बाई 2। होगा कि नहीं होगा? रेक्टेंगल में अगर बात करें, डेप्थ डी है और विड्थ कितना है? बी है। इसका सीजी कहाँ पर होगा? एक्स बार इक्वल टू क्या? एक्स बार इक्वल टू बी बाई 2 और वाई बार इक्वल टू डी बाई 2। होगा कि नहीं? कोई भी रेफरेंस लेंगे तो बोलो जी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? जी से, आई जी से। आई जी इक्वल टू क्या होगा बताओ? साउंड आ रहा है जी? यस हाँ सर। सर। हेलो, इसमें क्या होगा?
BD को बाई 12। क्लियर है? इसके बाद सर्कल, सर्कल का क्या होता है भाई? सर्कल का CG तो कहीं से भी देखो R ही नजर आएगा क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IG, ग्रेविटी के पावर 5/64 D के पावर 4 या कितना 5/4 R के पावर 4। ठीक है, R में करोगे तो R के पावर 4, D में करोगे तो D के पावर 4 लगेगा, इसमें 4 लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी। ठीक है, इतना नोट कर लिया? नोट करो। क्या बोले सर, आर में लगेगा तो? अरे R के टर्म में निकालोगे तो ऐसा होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, D के टर्म में निकालोगे तो ये होगा फॉर्मूला, R के टर्म में निकालोगे तो ये फॉर्मूला होगा। क्यों? D के जगह पर D इक्वल टू 2R पुट करोगे तो ये चीज आ जाना चाहिए ना। ठीक है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है? बोलो यहां तक हो गया फटाक से? मोमेंट ऑफ आए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानता है जी? पूछ रहे आई थे। आई हाँ जी, हो गया? नोट कर लिया? नहीं सर, रुकिए एक सेकंड। ये जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं अभी, इसको एकदम डेली एक बार देख लेना, ठीक है? कहीं इससे तो क्वेश्चन आने वाला फिक्स है, क्वेश्चन आ रहा है, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा या तो फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, हो गया तो बोलो आगे बढ़े। हाँ सर। सब लोग का हो गया जी? बोलिए। इसके बाद ट्राइंगल, फोर्थ नंबर ट्राइंगल। ट्राइंगल है, इसका क्या होता है जी? CG x बार, अगर ये B है तो B/2 y बार, अगर ये H है तो कितना होता है? y बार H/3। ऊपर से कितना होगा? 2H/3। नीचे से कितना होगा? H/3। तो पता है ना? और इधर से सिमेट्रिकल है इसलिए ये वाला होगा x बार इक्वल टू B/2। क्लियर है? इधर से देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भेज हो गया। H/2H/3 ये होगा आपका H/3, ये आपका B हो गया। गुड, हो गया रेक्टेंगल का। ट्रेपेजियम का क्या होगा भाई? ये क्या है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखा गया सर। अच्छा हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी bh/36। ठीक है, ग्रेविटी के बाद ग्रेविटेशनल एक्सिस ये हो गया bh/36। ये ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का ये है, मान लिया जाए A और नीचे है कितना? B और हाइट कितना है? H। तो इसका जो होगा एरिया तो जानता होगा ना कि इसका क्या होगा? 1/2 BH। एरिया में को तो वो दिखते नहीं है। इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होगा जी? इसका एरिया, अगर एरिया बात करें तो क्या होगा? A+B इंटू H/2। यही ना होता है, पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट एरिया। CG कितना होगा?
अगर ऊपर से आए, ऊपर से नीचे की तरफ सीजी, ये वाला डिस्टेंस अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर से आते हैं तो इधर का 2 गुना हो जाता है, टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। ठीक है, ये कहाँ से? फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप इस तरह का रहेगा, जहां पे फ्रॉम टॉप। अगर ये हम लोग निकाले वाई बार फ्रॉम बॉटम तो वो हो जाएगा उल्टा। अगर नीचे से ही निकालते हैं डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो 2a प्लस बी हो जाएगा। जिधर जाएगा मतलब टॉप की तरह, बॉटम से चलेगा तो अपोजिट साइड, यानी टॉप को दुगुना लेना है, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, यानी बॉटम से हमको लेना है तो टॉप का जो डिस्टेंस है उसका 2 गुना लेना है, बॉटम सेम रहेगा यानी प्लस बी से। अब टॉप से लेना है, टॉप से सीजी कितना होगा तो बॉटम का 2 गुना लेना है, तो ए ऐसे हो जाएगा 2b डिवाइडेड बाई प्लस बी, यानी याद होना चाहिए सब फ्रॉम बॉटम। तो पहले जानते होंगे आप सीजी। ठीक है, ये भी हो गया, ये सीजी हो गया। अब क्या इसका, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनर्शिया की इसका जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नोट कर लिए जी। अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरूरत हो जाएगा तो फिर क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सिस से ही है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 ए प्लस बी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सिस, ये ग्रेविटेशनल एक्सिस। ठीक है, एरिया हो गया, सीजी हो गया। एक्स बार कितना होगा, सिमेट्रिकल है तो यहाँ से आधा होगा, यहाँ से आधा होगा। ठीक है, क्लियर है जी। हेलो, हाँ सर, यस हाँ सर। साउंड आ रहा है? चलिए ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। हटा दे। यस सर। मटेरियल कितना टाइप का होता है जी? मटेरियल कितना टाइप का होता है? मटेरियल टाइप है ना, इलास्टिक मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक, इलास्टिक मटेरियल और क्या प्लास्टिक, मतलब क्या इलास्टिसिटी, जिसमें क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज तक ही हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल, और जिसको हम लोग प्लास्टिक प्रॉपर्टी तक उसको अगर यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक डायग्राम हम लोग पढ़े थे, यील्ड, अपर यील्ड और लोअर यील्ड, तो उसके बाद जो हो जाता है वो प्लास्टिक जोन चला जाता है। ठीक है, तो अगर इलास्टिक मॉडल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ तक अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, उसमें क्या है, कौन सा प्रॉपर्टीज है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं रहता है वो उसको क्या कर देता है? लॉस कर देता है, प्लास्टिक में चला जाता है। बात समझ गए ना जी? जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज है मतलब अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट में है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल, और जो उसको पार कर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मटेरियल। बात समझे? तो मटेरियल दो टाइप का है, इलास्टिक और क्या प्लास्टिक, यहाँ पे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या प्लास्टिक एनालिसिस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेक्शन मॉडुलस।
सेक्शन मॉडुलस पढ़े, याद है? Yes, sir. ठीक है, नहीं तो सेक्शन मॉडुलस तो आए नहीं नहीं याद है सर। ना? नहीं ठीक है, तो दो टाइप का मटेरियल है, इसलिए दो टाइप का यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस होगा। सेक्शन मॉडुलस दो टाइप, मटेरियल दो टाइप का है, तो दो टाइप का आपका सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन होगा, यानी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, और एक क्या होगा, प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। सेक्शन मॉडुलस को जेड से, या मॉडुलस ऑफ सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ सेक्शन भी, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। इसको जेड से डिनोट करते हैं, इलास्टिक है इसलिए जेड ई से डिनोट करेंगे, प्लास्टिक है तो जेड पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या है पहले इतना नोट करते जाइए, सब समझ में आते जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा होगा उसी को दिक्कत, ऐसा ही कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्लियर हो जाएगा पूरा। सॉरी क्या बहुत नोट किया था? ठीक है, जेड के नीचे क्या जेड है? जेड से डिनोट करते हैं, जेड है, जेड जेड ई से, जेड पी से, जेड है सिर्फ। इलास्टिक में ई लग गया, प्लास्टिक में पी लग गया। ठीक है, क्लियर है जी? हेलो, Yes, sir. हटा दे ऊपर वाला। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है भाई? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ एमआई ऑफ सेक्शन अबाउट एनए, एनए मतलब न्यूट्रल एक्सिस, टू इट्स the ratio of mi of section about na to the distance of extreme fiber, extreme fiber from na। ठीक है, to the distance of extreme fiber from na। बात समझ गए जी? क्या the ratio of mi of section about na to the distance of extreme fiber from na, यानी क्या, मान लो कोई बीम है, बीम तो न्यूट्रल एक्सिस कहां से गुजरता है? न्यूट्रल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर, Na is passing through the CG of section, कोई भी सेक्शन होगा उसका CG से Na पास करता है। ठीक है, फिक्स है रूल। तो ये आपका CG हो गया, CG से पास कर गया Na। ठीक है, अब Na से एक्सट्रीम फाइबर ये वाला हो जा रहा है आपका एक्सट्रीम फाइबर, और नीचे भी आपका एक्सट्रीम फाइबर हो जा रहा है, मतलब जो सबसे दूर होगा। ठीक है, वहां से वहां तक का डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस को हम लोग y से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम का बात कर रहा है टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, यानी y मैक्स का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? जेडी से। तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो हो गया तो क्या हो गया भाई? एमआई ऑफ सेक्शन अबाउट Na, एमआई ऑफ सेक्शन अबाउट Na बाय क्या? डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, यानी जेडी इक्वल टू हो गया आईजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। ठीक है, जेडी इक्वल टू हो गया आईजी डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। नोट कर लीजिए। बोलो भाई।
हेलो, साउंड जा रहा है जी? Yes, sir. हाँ सर। सबको पता नहीं है क्या भाई? चलो ठीक, हो गया यहाँ तक। बोलो। हाँ सर। हटा देते हैं। यही होता है सेक्शन मॉडुलस। अगर पढ़े होगे तो ठीक है, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अब बताओ सेक्शन मॉडुलस क्या? अब रेक्टेंगल सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्शन, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन फॉर डिफरेंट सेक्शन, फॉर डिफरेंट सेक्शन। यहां तक दिख रहा है कि नहीं ऊपर? दिख रहा। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन फॉर डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन का इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जैसे मान लो इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होगा भाई? तो एक तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, बना लिए। इसका ही क्या है? डेप्थ। इसका ही क्या है? विड्थ। न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करता है? सीजी से। ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सबसे ऊपर या सबसे नीचे, दोनों तो इक्वल ही होगा इसमें। वाई मैक्स कितना हो जाएगा भाई? वाई मैक्स का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? d/2 होगा कि नहीं होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविटी कितना होता है? bd/12। तो हमको क्या चाहिए? जेडी इक्वल टू क्या होता है? Ig/वाई मैक्स। Ig का वैल्यू कितना है? bd/12 है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाना चाहिए? डिवाइडेड बाई कितना हो जाना चाहिए? d/2। यानी ए से ये कैंसिल 6 और डी से कैंसिल, यानी bd²/6। ये आपका हो गया जेडी। किसका भाई? रेक्टेंगुलर सेक्शन का, मॉडुलस ऑफ सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्लियर है? तो ऊपर क्या लिखा हुआ? इस तरह जेडी से बराबर होलो चमक रेक्टेंगुलर रहा सेक्शन का भी हो सकता है। चमक रहा सर वहाँ पे। यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ ठीक है। हाँ सर। जेडी इक्वल टू नहीं अभी पढ़ा है जी, Ij डिवाइडेड बाई वाई मैक्स, है ना, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। इसी तरह से सबका निकालना है। ये तो किसका हुआ? रेक्टेंगल का। सर्कुलर सेक्शन का कितना होगा भाई? सर्कुलर सेक्शन का क्या होगा? यह है सर्कुलर सेक्शन, इसका क्या होगा? तो बताइए इसका वाई मैक्स कितना होगा भाई? वाई मैक्स तो न्यूट्रल एक्सिस तो यही हो गया, यहीं से पास करेगा। वाई मैक्स इक्वल टू बताओ को d/2 या r, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविटी π/64 d⁴ या π/4 π/4 r⁴, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो बताइए इसका जेडी कितना हो जाएगा? जेडी πr⁴ डिवाइडेड बाई क्या? r, यानी ये π/4 r³ जेडी का वैल्यू। डी में करोगे तो कितना आएगा? डी के टर्म में अगर करते हैं तो कितना आता है? डी के टर्म में करते हैं तो π/64 d⁴ डिवाइडेड बाई d/2। कौन डी लिखे हैं? एक जगह बड़ा एक जगह छोटा, एक ही चलेगा, ठीक है। तो πd³/32 डी के टर्म में जेडी। बोले क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत है जी? बहुत आसान है ना सेक्शन मॉडुलस निकालना। क्या है कि जेडी इक्वल टू क्या बताया गया? Ij डिवाइडेड बाई वाई मैक्स, ये बताया गया। इस पर निकाले हम लोग। क्लियर है?
रटना कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम से कम आता होगा तुम लोग को। हटा दीजिए ऊपर। यस सर। हाँ सर। ये रेक्टेंगल से इसी तरह से सभी सेक्शन का निकालेंगे ना, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन का बात करते हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन का अगर बात करें तो क्या होगा भाई, ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया H, और ये क्या हो गया B। मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करेगा, CG से। CG कितना पर होता है, h/3। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर से कितना डिस्टेंस पर होगा, 2h/3। टोटल H है। तो बताइए इसका IG कितना होता है ग्रेविटी के अबाउट, bh/36। वाई मैक्स कितना होगा, नीचे होगा, वाई मैक्स ऊपर होगा, ऊपर होगा, कितना होगा 2h/3, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ऊपर है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा भाई, जेडी मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या हो जाएगा, bh/36 इंटू क्या 2h/3। तो भाई h से तो h कैंसिल हो गया, यानी bh स्क्वायर हो गया, 36 दूनी बात करें 24 दिया बात है, 24 हो गया, ये हो गया bh स्क्वायर बाई 24। बात समझे कि नहीं, इसी तरह से सभी का निकालना है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। क्या तक हो गया जी, बोलो। यस सर। अब आते हैं हम लोग प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ZP से। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो ZP इक्वल टू होता है A/2 y1 प्लस y2। ठीक है, A/2 y1 प्लस क्या y2, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सेक्शन एंड द सम ऑफ क्या, एंड द सम ऑफ CG ऑफ द सेक्शन अबाउट इक्वल एरिया एक्सिस। ठीक है, पहले समझ लो क्या है ZP, ये फॉर्मूला हो गया। A क्या है, A इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्शन, A इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्शन। कोई भी सेक्शन का आपको प्लास्टिक मॉडुलस निकालना है तो उसका एरिया है A। y1 क्या है, y1 इक्वल टू CG ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। इसमें न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, इसमें इक्वल एरिया एक्सिस है। y2 इक्वल टू क्या, CG ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। इक्वल एरिया एक्सिस क्या होता है पहले उसको समझ, कितना क्लियर है, लिखिए फार्मूला लिख लीजिए। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन ZP इक्वल टू A/2 y1 प्लस y2। हो गया है, यस सर। चलो ऊपर वाला साफ कर दे, रेक्टेंगल वाला। इक्वल एरिया एक्सिस क्या है भाई, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं।
an axis about which section is divided into two equal parts having same area is known as, that axis is known as इक्वल एरिया एक्सिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल एरिया एक्सिस। किसको बोल रहे हैं इक्वल एरिया एक्सिस जी? जिस एक्सिस के अबाउट सेक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग इक्वल एरिया एक्सिस। An axis about which section is divided into two equal parts having same area, that axis is known as equal area axis। कहने का मतलब ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन में एक ऐसा एक्सिस लेना है, वो क्या करेगा, सेक्शन को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लीजिए ये एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, इक्वल एरिया एक्सिस। इसका मतलब ये सेक्शन को टू पार्ट में, वन पार्ट हो गया, टू पार्ट, इसका जो एरिया होगा वो a/2 होगा, इसका भी जो एरिया होगा a/2 होगा। टोटल एरिया मान लिया जाए इसका कितना है, टोटल एरिया A इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है, a/2 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1, और फिर a/2 इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्शन 2। अब मान लीजिए सेक्शन 1 है तो इसका यहाँ से कुछ ना कुछ CG होगा जिसको हम लोग y1 से जोड़ करेंगे, इधर में कुछ ना कुछ CG होगा जिसको हम लोग y2 से जोड़ करेंगे। तो y1 इक्वल टू क्या, CG ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस, y2 इक्वल टू क्या, CG ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। क्लियर है, CG ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस और y2 इक्वल टू CG ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। इक्वल एरिया एक्सिस किसको बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस अलग है, इक्वल एरिया एक्सिस अलग है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है भाई, द पॉइंट एट विच टोटल एरिया इज टू बी एक्ट और टोटल वेट इज टू बी एक्ट इज नोन एज क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सबको निकालने आता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास करेगा उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे, और इक्वल एरिया एक्सिस क्या बोलेंगे, वैसा एक्सिस लेंगे जहां से बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में, यानी सेक्शन टू इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए, लेकिन इस तरह से बढ़े दोनों का एरिया इक्वल, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वल एरिया एक्सिस। हो गया जी, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इक्वल एरिया एक्सिस बोलेंगे। बताओ भाई, क्लियर ना, साउंड जा रहा है जी? हाँ सर। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या होगा जी, ठीक है। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका डेप्थ d है और ये आपका विड्थ b हो गया। तो इसका प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन निकालना है, तो हमको क्या लेना होगा,
इक्वल एरिया एक्सिस। इक्वल एरिया एक्सिस कहाँ पर होगा भाई? बीच से बीच हो जाएगा क्या इसका? बोलो, इक्वल एरिया एक्सिस बीच से बीच होगा? dy2 और dy2 पर होगा कि नहीं? ये दोनों हाँ सर। ऊपर से देखो नीचे, bd/2 इसका भी एरिया हो जाएगा, इसका भी एरिया bd/2 हो जाएगा, यानी इक्वल एरिया एक्सिस हाफ पर हो जाएगा। सीधा सीधी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं ना लगाना है। तो सीधा दिख रहा है, जिसमें नहीं दिखेगा उसमें निकालना है। इक्वल एरिया एक्सिस आपको सीधा सीधा बीच में दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये सेक्शन 1 हो गया, इधर का सेक्शन 2 हो गया। यहाँ से ये सेक्शन 1 का जो यहाँ से सीजी होगा उसको हम लोग y1 से जोड़ करेंगे। y1 इक्वल टू क्या? सीजी ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। कितना होगा जी? y1 का वैल्यू बताओ तो कोई, यहाँ से कितना होगा? ये हाफ सेक्शन है, हाफ सेक्शन क्या? ये एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, इसका सीजी यहाँ से कितना होगा? जितना डेप्थ होगा उसका आधा होगा। डेप्थ कितना है? dy2, और इसका आधा हो जाएगा यानी dy4 हो जाएगा। इसी तरह से y2 कितना होगा? y2 यानी नीचे की तरफ, ये भी आपका dy2/2 यानी कितना होगा? ये भी dy4 हो जाएगा। और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सेक्शन। बोलो अमन सागर, a इक्वल टू क्या सर? टोटल एरिया ऑफ सेक्शन, और a जो होगा, एरिया जो होगा bd होगा ना? क्लियर है ना इतना? a हाँ इक्वल टू सर। क्या है? a इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सेक्शन जो bd के इक्वल है। तो प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन zp इक्वल टू क्या इक्वेशन है भाई? a/2 y1 प्लस y2, यही ना इक्वेशन? y2। यस y1 सर। प्लस y2 यानी a/2 मतलब क्या? bd/2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू dy4 और प्लस क्या? dy4 क्या होगा जी? bd स्क्वायर हो जाएगा और बाई 4, इतना ही आएगा। bd स्क्वायर बाई 4 कैलकुलेशन बता देते हैं कैसे थोड़ी। bd/2 इधर हो गया और इधर हो जाएगा 2d/4, 2 कैंसल यानी bd स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आपका प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन zp। और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन इसका कितना था पता ही है आप लोग को, निकालवे किए हैं रेक्टेंगल सेक्शन का, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी सेक्शन का हम लोग प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन किसी भी सेक्शन का हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। क्लियर है? हाँ डाउट है सर। तो बोलो, डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक, हटा दें। बोलो जी। हाँ सर, हटा दीजिए। ऋषभ हाँ सर। क्लियर है बाबू? चले हटा देते हैं। अब पूछ सकता है शेप फैक्टर, नया टॉपिक शेप फैक्टर, ठीक है। कोई भी शेप है उसका क्या फैक्टर होगा? शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या है भाई? द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन टू द, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन टू द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन is known as shape factor of that section। ठीक है, उसको हम लोग शेप फैक्टर बोलेंगे। यानी शेप फैक्टर इक्वल टू क्या? प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन बाय क्या? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। यानी प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन जेडपी डिवाइडेड बाय जेडी
यही आपका क्या सब फैक्टर, नोट कर लीजिए। सब फैक्टर जेड डिवाइडेड बाई जेडी। हो गया, नोट कर लीजिए। अमन हाँ सागर, सर। हाँ मंथन, सर। चलो हो गया, क्लियर है। प्लास्टिक मॉडुलस ऊपर रहेगा, इलास्टिक नीचे रहेगा, दोनों के रेशियो को हम लोग स्टेप फैक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्टेप फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। डिटरमाइन द स्टेप फैक्टर ऑफ कौन सेक्शन है जी? रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो बताइए जी, स्टेप फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होगा? मान लिया जाए कोई रेक्टेंगल है, इसका डेप्थ कितना है? डी, विड्थ कितना है? बी, ठीक है। इसका हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप फैक्टर। स्टेप फैक्टर इक्वल टू क्या बोला गया? जेड बाई जेडी, यानी प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन निकालेंगे, इसके बाद इलास्टिक मॉडुलस, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मेरा स्टेप फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करता है? न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर गया न्यूट्रल एक्सिस, यही आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना जी? अब बोलो भाई। हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन का बात करेंगे, यानी जेडी का, ठीक है। तो जेडी इक्वल टू क्या होता है? सबको पता है, आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी डिवाइडेड बाई क्या? वाई मैक्स, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम एन ए। आई जी क्या हो जाएगा यहाँ से? आई जी क्या होता है रेक्टेंगल का? अभी बता, बीडी को बाई 12, और वाई मैक्स कितना होता है भाई? वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वाई मैक्स। कितना हो गया वाई मैक्स? डी बाई 2, इसलिए जेडी इक्वल टू क्या हो गया? बीडी को 12 डिवाइडेड बाई क्या? डी बाई 2, कितना आ जाएगा? बीडी स्क्वायर बाई 6, जेडी आ गया। अब क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका? जेड पी, फिर दोनों का रेशियो कर देंगे, आ जाएगा। इतना लिखो फटाक से। डिटरमाइन द स्टेप फैक्टर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का हम लोग को स्टेप फैक्टर कैलकुलेट करना था, वो चीज आ गया। हो गया जी? हाँ सर। मंथन है कि नहीं? सुभाष है? सुभाष नहीं है सर। हो गया ना? अरे बोलो। हाँ सर। चलिए इतना तो निकल गया। अब नेक्स्ट क्या है भाई? प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन के लिए क्या फिर से सेक्शन लेना होगा। अब इसका कहाँ पे लेंगे? डेप्थ है मेरा डी और मेरा विड्थ कांस्टेंट है, तो कहाँ पे लेंगे ताकि इक्वल एरिया? एक्सिस हम कहाँ पे लेंगे? एक एक्सिस कहाँ पे लेंगे ताकि इक्वल मेरा दोनों एरिया इक्वल हो जाए? बीचे बीच ले लेंगे,
दोनों एरिया का मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बीचे बीच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एरिया एक्सेस। इसका मतलब यहां से यहां तक मेरा कितना होगा, d/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट 1, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट 2। तो प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन जेडपी इक्वल टू क्या होता है, a/2 y1 + y2, सबको पता है। एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से BD हो जाएगा रेक्टेंगल। y1 कितना हो जाएगा, सबको पता है, d/2/2 यानी d/4। जितना डेप्थ है उसका आधा पर होगा ना CG। और इधर भी y2 भी सिमिलर, d/2/2 यानी d/4। तो बताइए भाई जेडपी कितना हो जाएगा, इधर दिख रहा है जी, जेडपी हो जाएगा आपका BD/2, इधर हो जाएगा d/4 और प्लस d/4। इसको करेंगे BD/2 इंटू 2 d/4, 2 कैंसल, BD²/4। दोनों चीज निकल गया, जेडपी भी निकल गया और जेडी निकल गया। सेट फैक्टर क्या हो जाएगा, सेट फैक्टर तो जेडपी/जेडी, जेडपी इक्वल टू क्या, BD²/4 और जेडी इक्वल टू क्या, BD²/6। दिस कैंसल, यानी 6 ऊपर चल रहा है, 6/4, 6/4, 1.5। यही आंसर हो गया। सब फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन फिक्स हो गया, 1.5 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5। बोलो अमन सागर, क्लियर? हाँ सर। क्या जी ऋषभ, तौसीफ? Yes, sir. सब फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5 आसान है कि नहीं कैलकुलेट करना, ही बताइए। हाँ सर, आसान। बोलो जी ऋषभ, आसान है? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सब फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन। हटा दे इसको जी, तौसीफ। Yes, sir. हटा दिए। वेरी गुड, सबका हो गया। अब हम लोग डिटरमाइन द सब फैक्टर फॉर सर्कुलर। अगर सर्कुलर का हमको सब फैक्टर कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कुलर सेक्शन बना दिए, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, सब फैक्टर इक्वल टू मेन कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान देना है, ZP/ZD नॉट JD/ZP, ठीक है, ZP/ZD यानी प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन टू द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन का बात कर लें। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन जेडी का बात कर लें। तो जेडी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी, इसका क्या होता है, π/64d⁴, या रेडियस में करेंगे तो कितना आएगा, π/4r⁴। अभी बताए थे आप लोग को। और वाई मैक्स कितना होगा, d/2 या r। तो बताइए जेडी कितना हो जाएगा, जेडी πdq/32 या πr⁴, ये ना। हाँ सर। चलिए जेडी निकल गया। अब हम लोग को बात करना है क्या, जेडपी, प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ जी। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक
इक्वल एरिया एक्सिस लेना पड़ेगा। इक्वल एरिया एक्सिस कहाँ होगा? बीच से बीच डायमीटर। इक्वल एरिया एक्सिस कहाँ पे होगा? बीच में होगा ना जी, दोनों तरफ इक्वल एरिया हो गया। तो यहाँ से इसको पार्ट 1 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो सीजी होगा उसको y1 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो सीजी होगा उसको y2 बोलेंगे। जेडपी का क्या फार्मूला होता है? जेडपी का इक्वेशन क्या है? y2 y1 प्लस y2, बोले यही है ना? बोलो एरिया क्या हो जाएगा इसका जी? पाई बाय 4 डी स्क्वायर एरिया, रेडियस में निकाल लेते हैं ना। चलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर या रेडियस में करेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर, है ना, हो गया एरिया। बोलो मंथन। हाँ सर इतना ही होगा। जो बताओ फिगर पार्ट 1 कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। इसका सीजी क्या होगा? सेमी सर्कल का कितना लोग को सीजी याद है? बताओ ऋषभ, सीजी बेस से कितना होगा इसका? तौसीफ बताओ जी। सीजी सेमी सर्कल कट के सेमी सर्कल ना होगा पार्ट 1, यस सर। कितना होगा सीजी इसका? याद है? याद नहीं सर। 4r/3 पाई y2 4r/3 पाई सेम होगा ना? सेमी सर्कल दोनों y1 y2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तब बताइए जेडपी कितना हो जाएगा? इसलिए जेडपी इक्वल टू a/2, a मतलब पाई आर स्क्वायर, आर वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा 4r/3 पाई बाई 2 तो है यहाँ पे एरिया, और प्लस 4r/3 पाई क्या हो जाएगा जी? पाई आर स्क्वायर 2 और 2 इंटू 4r/3 पाई। 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, यानी आपका आएगा 4/3 r3, बस 4r/3 r3। ये हो गया आपका जेडपी और जेडी निकला हुआ। अब दोनों को कर देंगे डिवाइड, मेरा आ जाएगा क्या? सब फैक्टर। इसलिए सब फैक्टर इक्वल टू जेडपी बाई जेडी। जेडपी कितना है? 4/3। सही निकला ना? एक बार देख लेना वहां से कैलकुलेशन, सही होगा, ठीक है। 4/3 r3 डिवाइडेड बाई क्या? जेडपी आ गया, और जेडी पाई r3/4, उसमें पाई आ गया, इसमें तो पाई कैंसिल हो गया, तो पाई तो रह गया ना। r3 क्या खत्म हो जाएगा? 4/3 इंटू 4/पाई यानी 16/3 पाई। डिवाइड करो कैलकुलेटर से, बताओ जी 16/3 पाई का वैल्यू कितना आता है? पाई का वैल्यू पाई ले लेना। सर सीजी एक बार फिर से बताइए। सीजी बताना कौन सी है? सेमी सर्कल का सीजी 4r/3 पाई पर होता है बेस से। 4r/3 ठीक है, पाई। सेमी सर्कल का हाँ 4r/3 पाई बेस से, आर के टर्म में 4r/3 पाई। सेमी सर्कल का सीजी होता है बेस से 4r/3 पाई। क्लियर? 16/3 पाई का वैल्यू बताओ ना मन था। 1.69। 1.69। यस तो सर। 1.7 इसको बोला जाता है। 1.7 सब फैक्टर ऑफ सर्कुलर सेक्शन 1.7, ठीक है, रट लो। सब फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन 1.7। क्लियर है कि डाउट है? बताना। क्लियर है सर। साफ कर दें? बोले जी
हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब फैक्टर ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। सब फैक्टर ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन ले हेडिंग दे दीजिए आप लोग। ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है, शेप फैक्टर इक्वल टू जेड पी बाई जेड ई, ये होता है टू पार्ट्स डिवाइड करके। इसका हम मान लिए कितना है भाई, एच, ये कितना है बी, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे कितना पर होता है एच वाई थ्री, यहाँ से कितना हो जाएगा 2h/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे जेडी। जेडी का क्या इक्वेशन भाई, आई जी ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्या वाई मैक्स, तो कितना होगा आई जी, इसका क्या होता है बी है एच है, तो बी एच की बाई 36 बताया गया। वाई मैक्स नीचे होगा कि ऊपर होगा, ऊपर होगा, यही है वाई मैक्स, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा उसी का डिस्टेंस 2h/3। इसलिए जेडी इक्वल टू क्या हो गया, बी एच की बाई 36 डिवाइडेड बाई क्या 2h/3, तो क्या हो जाएगा, तो बी एच क्यू बाई 22 इंटू क्या h/3 24, और ये तो बी एच स्क्वायर बाई 24 ये हो गया जेडी, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब आता है प्लास्टिक में, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये कितना है एच है, ये कितना है बी है। अब हम कहाँ पे लेंगे एक एक्सिस जो दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं दोनों एरिया को, टू इक्वल पार्ट में, तो कहीं भी हम मान लेते हैं, पता नहीं कहाँ पे है, ऊपर से डेप्थ मान लेते हैं h1, तो नीचे से डेप्थ कितना हो जाएगा h2, ऊपर से हम लोग लेट कर लेते हैं h1 डेप्थ पर, लेट एट h1 डेप्थ, लेट h1 इक्वल टू क्या डेप्थ ऑफ इक्वल एरिया एक्सिस फ्रॉम टॉप, ठीक है, h1 इक्वल टू डेप्थ ऑफ इक्वल एरिया एक्सिस फ्रॉम टॉप और h2 फ्रॉम बॉटम, ठीक है, h1 प्लस h2 दोनों को ऐड कर देंगे तो h हो जाना चाहिए। अब जैसे ही इसको यहाँ पे हम लोग इक्वल एरिया एक्सिस लिए तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, तो नाम दे देते हैं ये बी सी डी ई, ठीक है, B1 इक्वल टू विड्थ ऑफ डी, उसका भी तो कुछ ना कुछ विड्थ होगा, विड्थ चेंज कर रहा है ना, V1 इक्वल टू विड्थ ऑफ डी, कहां पर होगा ये एक्सिस हमको पता नहीं है, बीचे बीच होगा, कितना दूर पर होगा इक्वल पर पता नहीं है, तो लेट कर लेके h1 डेप्थ पर एक एक्सिस लेंगे जो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है जी। रेक्टेंगल और सर्कल नहीं ना है कि बीच बीच ले लेंगे इक्वल एरिया, बोलो मंथन। हाँ सर क्लियर। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत है नहीं है। B1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, B1 का वैल्यू ये B1 है फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के B1 का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, तो B1 इसमें लेंगे तो नीचे वाला में B लेना होगा, इसमें हाइट अगर h1 लेते हैं तो ये नीचे वाला में क्या लेना होगा हाइट, पूरा बड़का वाला में ना h लेना होगा, तो B1 का वैल्यू h1 बाई h इंटू बी,
यानी BH1 डिवाइड बाय H, यही हो गया B1 का वैल्यू। यानी कुल मिला के H1 का भी वैल्यू अभी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि H1 अननोन है। अगर H1 निकल जाएगा तो आपका B1 निकल जाएगा, या B1 निकल जाएगा तो H1 निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक काम करना होगा पहले, ठीक है ना। B1 और H1 का वैल्यू आपको H या B के टर्म में निकालना होगा, क्योंकि B पता होगा और टोटल H पता होगा। ये नहीं, ये कहाँ होगा ये आपको पता नहीं होगा, और ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना भाई। है दिक्कत? बोलो मंथन, अमन सागर। नहीं सर, नहीं है दिक्कत। D is the equal area axis। D मेरा क्या है, इक्वल एरिया एक्सिस है कि नहीं है? D को इक्वल एरिया एक्सिस माने है ना भाई? यस सर। बोलो। एरिया ऑफ पार्ट 1, पार्ट एरिया 1 ऑफ इक्वल टू एरिया पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ पार्ट 2। एरिया ऑफ पार्ट 2। यस सर। दोनों का इक्वल एरिया होगा कि नहीं होगा? दोनों का इक्वल एरिया होगा ना। हाँ सर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? BH/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया BH/2 होता है। हाँ सर। बोलो भाई, एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 कितना होगा? BH/2 का, इसका भी आधा हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल पार्ट में बच गया, जितना एरिया है यहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, टोटल एरिया BH/2 है, तो पार्ट 1 का एरिया कितना होगा? BH/2 का भी आधा हो जाएगा। ए भाई बोलो। हाँ सर, BH/2। हाँ, पार्ट 1 मेरा ट्रायंगुलर शेप का है। पार्ट 1 मेरा कौन सा शेप का है? ट्रायंगुलर। पार्ट 1 मेरा ट्रायंगुलर शेप का है, जिसका डेप्थ है H1 और विड्थ है B1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? यानी 1/2 B1 H1 इक्वल टू क्या? BH/4 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। 1/2 B1 H1 इक्वल टू BH/4 होगा। 2 से 2 कैंसल, यानी B1 H1 इक्वल टू क्या? BH/2। अब बताओ B1 का वैल्यू या H1 का वैल्यू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो B1 का वैल्यू दिया है क्या? B1 H1/H पुट कर दो, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1। तो B1 का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो B1 H1 इंटू H1/H इक्वल टू BH/2, ठीक है। अब B1 H1 क्या हो जाएगा? B से B कैंसल, H1 का स्क्वायर इक्वल टू H²/2, so H1 इक्वल टू √H²/2, यानी H/√2। H1 का वैल्यू आ गया। क्लियर है जी? H1 का वैल्यू आ गया। हेलो, हाँ सर, आ गया। सबको क्लियर है बताओ? सबको क्लियर है जी? बोलो ऋषभ। हाँ सर। नोट कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, जब H1 का वैल्यू आ गया, सभी को क्लियर है यहाँ तक? साफ करें, इसको तो कर ही सकता। तो H1 का वैल्यू आ गया, तो H2 का वैल्यू कितना होगा जी? H2 इक्वल टू H माइनस H1 होगा।
H2 इक्वल टू H माइनस H1 हो जाएगा। H का वैल्यू H1 का वैल्यू H बाय रूट टू, H कॉमन 1 माइनस 1 बाय रूट टू। इसका वैल्यू बताओ कितना था H2 का। बताओ जी, इसका वैल्यू कोई बता दो फटाक से। यानी रूट टू माइनस 1 बाय रूट 0.29 0.29H। H2 हाँ का सर। वैल्यू 0.29H। यस सर। नहीं सर 292 वेरी आ गुड। रहा है। चलो यार 292H कर दिए, 0.292H यही ना H2 का वैल्यू। यस सर। यस सर। तो बताइए H1 H2 निकल गया। B1 का वैल्यू कोई बता देगा। B1 का फॉर्मूला क्या है? BH1 डिवाइडेड बाय H। B का B, H का H। BH बाय H1 रूट का टू वैल्यू H बाय रूट टू, H। H कैंसिल हो जाएगा ना। B का हाँ वैल्यू सर B B बाय बाय रूट टू रूट ना टू। हो जाएगा जी। यस सर। B1 का वैल्यू B बाय रूट टू, सारा वैल्यू निकल गया। तो अब क्या दिक्कत है भाई? अब क्या दिक्कत है? हटा दी सब। हमको क्या चाहिए? ZP। क्या चाहिए? ZP इक्वल टू क्या बोले? A बाई टू Y1 प्लस Y2, यही ना। एरिया तो पता है जी। एरिया इक्वल टू ट्रायंगल का पूरा होल सेक्शन का BH बाई टू होगा एरिया। Y1 का वैल्यू कितना होगा? Y1 ट्रायंगल है, ट्रायंगल का यहाँ से कितना हाइट पर होगा? CG में देखना है। यहाँ से इसको CG देखना है भाई। इसको Y1 बोलेंगे, इधर से इसको Y2 बोलेंगे। तो Y1 का कोई वैल्यू बताओ कितना होगा? 2H1 है 2H1/3 इसका। हाँ वेरी गुड। Y1 का फॉर्मूला होगा Y1, ये इतना ट्रायंगल है तो जितना हाइट है उसका थ्री पार्ट पर होगा कि नहीं होगा? यानी Y1 इक्वल टू 2H1 क्या है? H1/3 ना होगा रे। हाइट मेरा टोटल ना है H1, तो नीचे से जितना हाइट होगा उसका अप ना होता है बेस से, यानी H1/3। H1 का वैल्यू है H बाई रूट टू इंटू का 3, यानी H/3 अंडर रूट टू। ये हो गया Y1 का वैल्यू। Y2 का कोई वैल्यू बताइए जी। Y2 मेरा इस तरह से है, ट्रेपेजियम बनेगा शेप। Y2 जब कट जाएगा तो नीचे ट्रेपेजियम ऊपर ट्रायंगल, दोनों का एरिया इक्वल है। तो ये इक्वल एरिया, ये वाला जो है मेरा इक्वल एरिया एक्सिस है। यहाँ से सीधी कितना होगा? यानी टॉप से एक ट्रेपेजियम हो गया, और ट्रेपेजियम का टॉप से क्या होता है फॉर्मूला? ये B1 है और ये क्या है? B है, और ये हाइट क्या है? H2 है। तो टॉप से क्या होता है फॉर्मूला भाई? किसी को याद है? A प्लस 2B। उल्टा होता है टॉप से, यानी हमको Y2 निकालना है इधर का, यानी B1 ऐसे हो जाएगा प्लस 2B डिवाइडेड बाई B1 प्लस B। अरे के जगह पर B1 है, B1 प्लस B इंटू H/3। H के जगह पर H2 है, H2/3। ये फॉर्मूला हो गया Y2 का। Y2 B1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? B1 के जगह पर क्या फॉर्मूला है? B बाई रूट टू। तो B बाई रूट टू कर देते हैं, 2B कर देते हैं, B बाई रूट टू कर देते हैं, प्लस यहाँ पे B है तो B कर देते हैं, इंटू H2 की जगह पर कितना है? 0.292 H डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से Y2 का वैल्यू निकाल लीजिए पूरा कैलकुलेशन करके। तो यहाँ से B और B निकालेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। और भाई तुम लोग रेक्टेंगल और सर्कल बनाया तो बड़ी आसान लगा, तो इधर भी आसान होगा। इसमें भी आसानी है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ से B और B क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, 1/√2 प्लस 2, और नीचे होगा 1/√2 प्लस 1। इधर हटाए रूट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2√2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/√2, कट जाएगा इसको, तो इतना बचेगा 0.292 H बाई दिस। बताइए भाई
इसका सॉल्यूशन कर लीजिए ना, तो y3 निकल जाएगा ना। y3 कितना जाएगा बताओ, सर y2 शेप यहाँ ट्रायंगल नहीं ट्रेपेजियम बन गया था, ट्रेपेजियम का सीरीज निकाला ना। सॉल्यूशन करोगे बढ़िया से, इसका पहले करो फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, h को छोड़ दो ना। नहीं कर पाएगा। अमन सागर कर रहे हैं सर, एक सेकंड। 0.154 पूरा हाँ सर। बढ़िया से सॉल्यूशन किया हो ना। और किसी से मिलवा लीजिए सर। हाँ जी बताओ, और कोई भी वो बाबू लोग बताइए। ऋषभ ये भी तो गड़बड़े सॉल्यूशन करता है। सुभाष करता, सुभाष तो है नहीं, रवानी है नहीं, अब सुतल है कि मोबाइल डिस्चार्ज है सबका। डिस्चार्ज ही होगा मोबाइल, रात भर दिन में पानी पावर। चलो देख लो भाई, फिर से मंथन तुम बताओ भाई, ये भी गड़बड़े ये ना। हाँ सर वही है, रौशिक वही है सर। चलो यस वेरी गुड, तो आप पुट करो भाई यहाँ पे जेडपी में पुट करो। एरिया हो गया BH/2 और इसका आधा और होगा, और y1 का वैल्यू हो जाएगा h/3√3 प्लस 0.154h। अब पूरा निकाल दो, h कॉमन, h स्क्वायर हो जाएगा, BH²/2 होती कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3√2 और प्लस 0.154। इसका पूरा सॉल्यूशन करो, जेडपी का वैल्यू बताओ आप, इस चीज को छोड़ दो, इतना का सॉल्यूशन करो, यानी इतना का करके 4 से 4 से डिवाइड कर देना है। तो एक ही बार सॉल्यूशन करना है, छोड़ नहीं हो रहा है, एक ही बार सॉल्यूशन। आप ये वैल्यू आ गया जेडपी का, हमको किसका निकालना है, सेट फैक्टर। तो सेट फैक्टर जेडपी बाई क्या आता है, जेडी। जेडपी का वैल्यू हो गया BH²/4 और 1/3√2 प्लस 0.154 डिवाइडेड बाई जेडी का वैल्यू कितना आता है जी, BH²/24 कितना आता है बताओ। किसका सर? जेडी जेडी का सर। सर BH/, कहाँ गया, हाँ BH/24, BH² BH बाय, नहीं, BH², हाँ सर, BH स्क्वायर स्क्वायर बाय BH 24। स्क्वायर पे कट जाएगा, 24 ऊपर चल जाएगा, 24 ऊपर तो 6 बचेगा यहाँ पे, 6/3√2 प्लस 0.154। इसको सॉल्व कर दो, यही आपका सेट फैक्टर होगा। इसको सॉल्व कर दो, यही आपका क्या होगा, सेट फैक्टर हो जाएगा। कितना आएगा इसको सॉल्व करने से, ओके सर, कर रहा हूँ। सर 2.338। 2.33 होता है सेट फैक्टर।
तब बताओ जी। टू 2.34 होगा, ठीक है। 2.338 आया ना, 2.34 करना। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमाइन द स्टेप फैक्टर ऑफ a T सेक्शन। हटा दे। डिटरमाइन द स्टेप फैक्टर ऑफ a T सेक्शन लिख लीजिए जी, क्वेश्चन लिखिए है। हाँ सर। ये आपका टी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक 150 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, ये 10 है, ये भी आपका 10 है। चलिए क्लियर है? देखिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन में आते हैं। बोलो अमन सागर, हो गया? हाँ सर। स्टेप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है भाई? ZP बाई ZD ना, कि ZD बाई ZP? ZP by JD। चलिए सबसे तो JD तो निकालना आसान है, JD निकालना आसान है ना, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ फ्रिक्शन। ZD इक्वल टू क्या होता है तो बता दे? IG इक्वल टू Y मैक्स, तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी। तो टी सेक्शन का कोई फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है? टी सेक्शन का कोई फिक्स फार्मूला है जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी निकाल लेंगे? तो फिक्स फार्मूला है जी, बताओ जी। कौशिक, ऋषभ, टी सेक्शन का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है जिससे हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविटी के अबाउट निकाल लेंगे। सबसे पहले ग्रेविटी खोजना पड़ेगा कि सीजी कहाँ है, सीजी पता नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द सीजी ऑफ टी सेक्शन। फर्स्ट तो समझ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द सीजी ऑफ टी सेक्शन। तो सीजी कौन सा सीजी? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, the section is symmetrical about y axis, so y bar will be calculated क्योंकि x bar तो क्लियर होगा। the section is symmetrical about y axis, so y bar will be calculated। ये y bar कैलकुलेट करेंगे तो y bar इक्वल टू क्या होता है? a1 y1 कंबाइंड फिगर का ये नहीं होता है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस
तो इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस नीचे ले लेते हैं, बॉटम रेफरेंस मेरा ये है, फिगर में ले लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ वेव टेकन एज रेफरेंस, बॉटम ऑफ वेव टेकन एज रेफरेंस, क्या ना, वेव का, ये वेव है, ये फ्लैंज है, वेव का बॉटम जो है रेफरेंस ले लिया। तो जब इसको रेफरेंस ले लिए, 2 सेक्शन में डिवाइड करिए, सेक्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो पहले चलेंगे इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 में एरिया क्या होगा भाई, एरिया को बताओ, 150 into 10 होगा क्या, उसका सीजी क्या होगा, y1 का बार नीचे से, y1 बार या y1 छोड़ो, y1 है लिखो, y1 नीचे से कितना दूर पर होगा सीजी इसका, तो भाई यहाँ से 150 और 10 का आधा, यानी 10/2 प्लस 150, यानी 155 पर सीजी होगा नीचे से, डिस्टेंस नीचे से लिखा जाता है ना। A2 बताओ, A2 इसका एरिया 150 into 10, इसका भी उतना ही होगा एरिया सेम, और इसका क्या होगा, सर ऊपर वाला का 100 into sorry। 10 होगा ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, 100 into 10, ठीक है बाबू, ठीक ना, क्लियर ना। टी सेक्शन का सब फैक्टर का एकदम फिक्स नहीं रहता, सब चेंज कर सकता है टी सेक्शन का सब फैक्टर, क्यों भाई, क्योंकि इसका साइज सब चेंज हो सकता है, इसलिए सब फैक्टर उसका चेंज करेगा। y2 कितना होगा जी इसका बताओ, इसलिए फिक्स नहीं है, y2 कितना होगा बताओ, इसका सीधी यहाँ से 150 आधा, बाय 2 पीछे। कुछ जोड़ना नहीं है ना, कुछ जुटेगा नहीं ना, ये सबको No, sir. पता है, सीजी निकालने कोई भी नहीं आता, कितना लोग को नहीं आता है जी सीजी निकालने, जिसको नहीं आता वो बकलोले होगा। बताओ भाई सीजी कितना दूर पर हो गया, एक 107 में मारा है क्या, बताइए। हाँ सर 107। 107 आ गया, यस सर। क्लियर है सबको, सीजी जब हमको मिल गया भाई 107 पर, 107 का 150 इधर ही कहीं होगा, यही हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस, सीजी हो गया, ये लाइन इससे जो पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोल देंगे। अब न्यूट्रल एक्सिस के बाद हमको यानी ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सिस उसी को बोलेंगे या न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरा टी सेक्शन का, है ना, एम आई ऑफ टी सेक्शन अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सिस, ठीक है, एम आई ऑफ टी सेक्शन अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सिस क्या होगा भाई, क्या फॉर्मूला है, एम आई ऑफ टी सेक्शन अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सिस। ग्रेविटेशनल एक्सिस किसको बोलेंगे, जो एक्सिस ग्रेविटी से पास करता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सिस बोलेंगे। तो उसका ग्रेविटेशन यानी आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी 1 है ना प्लस आई जी 2, यानी सेक्शन 1 का ग्रेविटी के अबाउट निकालना होगा, फिर सेक्शन 2 का ग्रेविटी के अबाउट निकालना होगा, और टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, यानी आई जी इक्वल टू छोड़ो आई 1 प्लस आई 2, दो सेक्शन है ना, तो सेक्शन 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो ए ग्रेविटी के अबाउट, फिर सेक्शन 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो ए के अबाउट, और फिर दोनों को ऐड कर दो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं होता, तो पुट कर देते हैं। तब भाई तो सेक्शन 1 का निकालना पड़ेगा, ग्रेविटी के अबाउट एम आई, सेक्शन 1 का ग्रेविटी के अबाउट एम आई कैसे निकलेगा, यानी सेक्शन 1 एम आई ऑफ सेक्शन 1, एम आई ऑफ सेक्शन 1 अबाउट ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन, टी सेक्शन का ग्रेविटी, ठीक है ना, सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 यहाँ पे है और टी सेक्शन का ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ से इसको निकालना है नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, आई जी 1 प्लस
A1 H1 का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से नहीं होगा, अगर यहाँ के कहीं रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता, लेकिन नीचे से निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ग्रेविटी के अबाउट से इसको पैरेलल लगाना पड़ेगा, ये दोनों को डिस्टेंस पे H1 बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटी की एक्सिस और जहां से निकालना वो दोनों के अबाउट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, H1। H1 का वैल्यू को बता सकता है जी, थोड़ी वो बाद में बताइए, पहले IG1 बताइए। तो ट्रायंगल का ग्रेविटी के अबाउट हम लोग पढ़े हैं कि BH की 36 होता है, तो B की जगह पर बेस 100 हो जाएगा, H की जगह पर हाइट 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 36 12, ये हो गया IG1। एरिया तो सब कोई जान रहे हैं 1 20 यानी 10,000। H1 का वैल्यू को बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, CG वाला एक्सिस है। ठीक है, तो CG वाला एक्सिस पे H1 कितना होगा भाई, H1 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, H1 निकालना है यानी ये डिस्टेंस, यहाँ ग्रेविटी से यानी ये डिस्टेंस H1। तो यहाँ तक हाइट पता है, यहाँ तक हाइट में से ये हाइट माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा यानी Y1 बड़ा है, Y1 में से Y बार को माइनस कर देंगे, Y1 यहाँ CG का नीचे से बॉटम से हाइट पता है, CG का बॉटम से हाइट कितना था 155, और Y बार CG नीचे से कितना ऊपर आया है 107, दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, उसी को H1 बोलेंगे, सेक्शन 1 का डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना बच जाएगा भाई 55, 3 107 माइनस कर देंगे तो कितना 3 इधर 40 48 48 mm। H1 का वैल्यू 48। अब इसका वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या I1, सारे का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो I1 निकल जाएगा। इसी तरह से फिर I2 निकालेंगे, दोनों को पुट करेंगे I2 निकल जाएगा। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं, ना समझ में आ रहा है तो पढ़ाने का कुछ फायदा नहीं, उड़ जाएगा ऊपर ऊपर। ठीक है, बोलो ये सब पॉइंट ऑफ इनर्शिया वगैरह अगर उड़ा दिया होगा, थर्ड सेमेस्टर पढ़ के अभी नहीं बुझा रहा होगा तो फिर दिक्कत होगा। क्या क्या बोलो अमन सागर। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन 1 का, ठीक है, सेक्शन 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालना है, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होगा, यहाँ से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या सेक्शन 1 फिगर बना लेंगे, यहाँ से निकालना है नीचे, यहाँ से कोई फार्मूला नहीं लगता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहता है। ठीक है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेक्शन 1 का, यानी I1 इक्वल टू ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस इसका एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी ट्रायंगल शेप का BH की 12 होता है, B का वैल्यू आपका ये हो जाएगा बेस 100 और डेप्थ ये वाला हो जाएगा D 10 का, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट निकालना उसका परपेंडिकुलर जो होता है उसको डेप्थ लेता है, 100 इंटू 10 का क्यूब 12 हो गया, एरिया हो गया आपका इसका जान ही रहे हैं। अब बात ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको H1 बोलेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ये हाइट बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे तो निकल जाएगा, बड़ा हाइट क्या है Y1 है, यानी रेफरेंस से सेक्शन 1 का CG का डिस्टेंस 155, और ये अभी CG अभी आया है पूरे T सेक्शन का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस में है, इसका रेफरेंस यहाँ आया है 107 आया है। तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो दोनों को बीच का गैप निकल जाएगा, एक गैप, यानी गैप इक्वल टू Y1 माइनस Y बार 48 mm। ये हो गया, इसको जैसे यहाँ पे पुट कर दो I1 का वैल्यू निकल जाएगा, बताओ जी रिचार्ज 56,333.33। किसका वैल्यू, पूरा I1 का। हाँ सर क्या है I1 का वैल्यू 56,333.33। इतना कम, हाँ सर 48,000 डाउट लग रहा है। देख लीजिए सर, किसी और से पूछ के। बताओ ना भाई, I1 इक्वल टू B है, B है इसका 100 10 का क्यूब कितना हो जाता है, 10 का क्यूब 10 गुना 100, 100 गुना कितना 1000, कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 होगा ना। हाँ सर 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 12, एरिया A1 कितना आया, A1 10,000 इंटू H कितना आया रे 48 का स्क्वायर, यही ना। तो बताओ भाई 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 2 कितना 5 0 हो गया, प्लस 48 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गधा ओ समझा सर है स्क्वायर सर, अरे सर स्क्वायर नहीं किए थे, सर कैसे होगा जी, कैसे तुम लोग
नहीं सर, स्क्वायर छूट गया था 10 बस। का पावर 6 में आता है, हमको तो इतना याद है कि 10 का पावर 6 में आता है, इसलिए बोले कि गलत है तुम्हारा। और तुम 10 का पावर 3 में बोल रहे हो। करो जी जल्दी। So 2 3 1 2 3 3 3. हाँ सर। फाइनल आंसर बताओ। 2 3 1 2 3. 2 3 2 3 हाँ 1 2 3 double 3. कितना ना, 1 Yes, 2 3 point 3 4 5 6, point तो point 33. 2.31। चलो इतने छोड़ दो, इतने छोड़ दो। I1 I2 निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 2 अबाउट ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन, यानी एमआई ऑफ सेक्शन 2 यहाँ पे कर देंगे अबाउट ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेक्शन 2 कहाँ भैया, सेक्शन 2 ऐसे है, इसका ग्रेविटी यहाँ पे है, ग्रेविटेशनल एक्सिस। ठीक है, कितना दूर पर है टोटल, 150 है ना, 150 का बीचे बीच नहीं है, यहाँ से पास कर रहा है 160 पर। इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, या तो ग्रेविटी के अबाउट है, या तो बेस के अबाउट है, या तो साइड के अबाउट है, या तो साइड के अबाउट है, या तो बॉटम के अबाउट है। यही फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ के अबाउट कैसे जानेंगे, तो फिर पैरेलल इलेक्ट्रिक थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो फिर पैरेलल इलेक्ट्रिक थ्योरम कैसे लग जाएगा भाई, यानी यहाँ से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I2 इक्वल टू यहाँ से निकालना, यहाँ से हमको पता रहता है कि इन दोनों के बीच में पैरेलल इलेक्ट्रिक थ्योरम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको S2 बोल देंगे। I2 इक्वल टू कहाँ हो जाएगा भाई, I2 इक्वल टू हो जाएगा Ig2 प्लस A2S2 का होल स्क्वायर। Ig2 अब कितना हो जाएगा, Ig2 ग्रेविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पैरेलल जो होता है वो बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, यानी BH की बात 12 होता है, BH या BD को 12। ठीक है, B का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10, और H का वैल्यू हो जाएगा 150 का क्यूब बाय 12, क्योंकि Ig2 का वैल्यू, एरिया तो आप लोग जानते हैं कि 150 into 10, तो बहुत आसान चीज है। H2 का वैल्यू, अब H2 ये दोनों का गैप तो ज्यादा है और एक कम है, ज्यादा है एक कम है, यानी y बार ज्यादा है माइनस y2 कर दो, y बार का वैल्यू 160 और y2 का वैल्यू कितना 75, तो 25 और 7 32, 32 है घुमा के। अब इसका सारा वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये Ig2 जो आया पुट कर दीजिए, एरिया जो आया पुट कर दीजिए, दिस पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर I2 निकाल दीजिए। फिर अब टोटल I क्या होगा, I1 प्लस I2 सम में है ना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ग्रेविटी के अबाउट, तो फिर हम लोग जेडी निकाल लेंगे। जेडी इक्वल टू क्या होता है, I टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन डिवाइडेड बाय वाई मैक्स। चलो इतना करो फटाक से। इसका बताओ भाई I2 कितना होगा, बता पाएगा जी, तौसीफ? 4 3 4 8 5 00. कोई और बताओ जी, मंथन, अमन सागर? दोनों को ऐड करके बताओ आप, I1 प्लस I2 फाइनल ऐड करके।
अब दोनों निकाल लिया तो ऐडो करने नहीं आ रहा है क्या रे बकलोल? सर 6660833.33 वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सोल्यूशन किया, बहुत बढ़िया। यानी आप टोटल आई जो होगा I1 प्लस I2, यानी इसका वैल्यू होगा 666 0833 0833.33 और 0.33 1 2 3 4। चलो ठीक है, ये आई का वैल्यू हो गया। अब बताओ आई निकल गया, किसी को आईजी भी बोलेंगे ना, ग्रेविटी का वर्क निकला पूरे का। ठीक है, अब क्या हमको कैलकुलेट करना है बाबू, को बता सकते हैं? जेडी इक्वल टू कहा था आईजी बाई वाई मैक्स। आईजी तो निकल गया, वाई मैक्स बता दो कोई जी, नीचे हो रहा वाई मैक्स के ऊपर तो सिर्फ। अरे भैया ग्रेविटी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ही जाता है डिस्टेंस है कि नीचे? और नीचे जाओ डिस्टेंस है। वेरी गुड, तो नीचे कितना होगा? 160 डिस्टेंस है ना, वही तो आया। जेडी इक्वल टू 6660833.33 डिवाइडेड बाय 160 कर दो, जेडी निकल गया। प्लस इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन निकल गया भाई, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन वैल्यू में निकला ना, डीओडी में नहीं आई, वैल्यू में दिया हुआ था। डीओडी में टी सेक्शन का बनेगा ही नहीं, बहुत ये है ना, कितना विड्थ चेंज करते रहोगे, इसलिए इसका क्या दिया है, वैल्यू में दिया, तो वैल्यू में आ गया। जेडी का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या मन सागर मंथन तो लगता है निकल चुका है, डिस्चार्ज हो गया क्या मंथन? यस सर, निकल गया वो। कितना है जेडी का वैल्यू? मंथन का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। 62250.77 62250.77 जेडी का वैल्यू। अब क्या निकालना है बाबू? जेडपी, तब नहीं निकल पाएगा जी। अब हम लोग को निकालना है जेडपी, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। क्या क्या निकाल पाओगे भाई? हो सकता है मेरा भी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, 9% बचा हुआ। ठीक है, तो फिर तुम लोग हल्ला करने लगता। बोलिए बोलिए, स्विच ऑफ सुबह में भी हो गया था। अब क्या निकालना है? प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन कैसे निकलेगा? हटा दें इसको। हाँ सर। तो प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन कैसे निकलेगा जी? तो बहुत आसान है प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन निकालना, नहीं है? ये है ना जी, 150 10 100 10। यहाँ बीच बीच ये हो एक्सेस हो सकता है, इक्वल एरिया एक्सेस नहीं। यहाँ इसका एरिया निकालेंगे तो 10,000 आएगा। इसका एरिया कितना आएगा? सॉरी 10,000 बोल, 100 गुणे 10 1,000 आएगा, और इसका एरिया 1500 आएगा। ठीक है, इधर का एरिया ज्यादा हो जा रहा है, इधर का एरिया कम हो जा रहा है। सर म्यूट हो गया।
हेलो, हाँ सर। ये भी बी द इक्वल एरिया एक्सिस, ठीक है। इक्वल एरिया एक्सिस नीचे ही होगा, यहाँ पे नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका एरिया 1000। सर फिर से म्यूट हो गया सर। हुआ जी, म्यूट हो गया। आ रहा बीच में सर, म्यूट हो गया था सर फिर। तो भाई ये बात समझ में आ गया ना कि ये वाला जो होगा इस डेप्थ पे मानिए लेट ए बी द इक्वल एरिया एक्सिस एट ए डेप्थ ऑफ एज फ्रॉम टॉप, टॉप से एच डेप्थ पर मान लिए, ठीक है, ऐसे डेप्थ ऑफ एज फ्रॉम टॉप। तो बताइए इक्वल एरिया एक्सिस है तो ऊपरे का एरिया कितना होगा, दोनों का एरिया इक्वेट करना है ना, दोनों का एरिया क्या करना है, इक्वेट करना है। टोटल एरिया कितना होगा भाई, टोटल एरिया ऑफ टी सेक्शन दिस प्लस दिस, ठीक है ना, कितना होगा कि नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट वन, एरिया ऑफ पार्ट वन। पार्ट वन का एरिया कितना होगा जी, अरे इसका एरिया प्लस इसका एरिया 100 × 10 और इसका एरिया ये वाला डेप्थ, ये डेप्थ इंटू दिस, इतना ना होगा जी, h/10 h-10 × 10 दिस, यस सर। और ये हो जाएगा 10h माइनस कितना 100। दिस, यानी 900 हो जाएगा ना जी। बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा, यानी 900 प्लस माइनस सर, 9h, +10। प्लस होगा 900 प्लस 10h इक्वल टू दिस, आधा होगा कि नहीं, हाफ एरिया, इतना होगा जी। हाँ सर। 10h इक्वल टू कितना, नौ 3 12 350, दिस कैंसल, यहाँ वैसे क्या करेंगे, h इक्वल टू कितना आ गया जी 35, यस सर। h इक्वल टू कितना 35, ऊपर से 35 आ गया तो यहाँ से कितना होगा 10 माइनस कर देंगे तो 25, यहाँ से कितना बच जाएगा, ऊपर से 35 ना है जी, टोटल 160 होगा ना, टोटल 150 160 ऊपर से 35, तो 35 में घट जाएगा, 160 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 125। क्या बोलते हो, सही बोले हैं, बोला तौसीफ, यस सर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 125 ही ना होगा, क्या टोटल 160 है। अब दोनों का एरिया निकाल करके देख लो, तो 125 × 10 1250, इसका भी एरिया 1250, इसका 10 है यानी 1000, और 25 × 10, यहाँ से यहाँ तक 25 बच रहा है, और ये कितना बच रहा है 10, तो 25 × 10 250 और 1000 1250, इधर कम करेगा, इक्वल एरिया। तो दिस इज नोन एज इक्वल एरिया एक्सिस, मतलब एक ऐसा स्थिति है जहाँ से वो दो पार्ट में दोनों को एरिया को क्या कर दिया, इक्वल में डिवाइड कर दिया। इक्वल एरिया एक्सिस तो ये हो गया भाई, तो क्लियर हो गया। अब इक्वल एरिया एक्सिस से आपको बताना है कि इधर का सीजी कितना होगा, इधर का सीजी कितना होगा।
दिस इज द सीजी, इधर को इसको बोलेंगे y1 और इधर का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे y2। ठीक है, तो ये तो भाई टी सेक्शन है, इसका फिर से सीजी निकालना पड़ जाएगा। और नीचे तो आपका रेक्टेंगल सेक्शन पड़ रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, y1 y2 निकालना पड़ता है ना जी। हेलो बोलो भाई। हाँ सर, यस सर। y1 कितना होगा, तो y1 तो एक रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल इक्वल है तो यहाँ से आधा हो जाएगा, यानी 125/2 दिस सीजी y2 बोलिए। y1 कितना होगा, y1 तो एक इस तरह से बन रहा है, इससे है ना, इसका तो सीधी निकालना पड़ जाएगा। ये 25 है, ये 10 है और ये 100 है, ये 10 है, इसका सीधी निकालना पड़ जाएगा। कंपोजिट फिगर बन जा रहा है, इसका सीधी निकालना बहुत आसान है। तो y1 इक्वल टू क्या, 100 इंटू 10 और ये रेफरेंस लेते हैं, तो यहाँ से इसका सीधी कितना, 25 और 5 30 प्लस इसका 25 इंटू 10, इसका सीधी यहाँ से कितना होगा, 25/2 डिफरेंस नीचे से डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 10। अब बता दो ये हो गया y1, यहाँ से सीधी निकल गया फटाक से। अपना दिमाग क्या है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ जी। 1000 इंटू 30 30,000 हो जाएगा, इधर 3,000 अभी हुआ, एक और देना होगा, 30,000 हो गया इधर, अब प्लस 5 इधर हो जाएगा, 50 25 625 इंटू 5 25 25 625 थोड़ी होता है, 25 25 कितना होगा जी, 625। सही लिखे थे, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 250 1250। बताओ उसका कैलकुलेशन कर दो, y1 आ जाएगा। तो 25 तो 3,000 होगा ना, 5 31 और 3125 33,000 31,000 33,125 आएगा डिवाइडेड बाई 1250। y1 का वैल्यू बताओ जी, 33,125 डिवाइडेड बाई 1250, बताओ जी तौसीफ। 26.5 Yes, सर। sir. 26.5. 26 पॉइंट, y1 का वैल्यू 26.5 कितना, एग्जैक्ट 5 है। हाँ यस सर। अब आ गया भाई, अब हम लोग जेडपी निकाल सकते हैं बाबू। जेडपी इक्वल टू क्या बोले, a/2 y1 प्लस y2, कितना आसान है। a/2 आधा, टोटल 2500 का आधा 1250, y1 का वैल्यू 26.5 प्लस y2 का वैल्यू दिस, यानी 125/हाफ। 125/हाफ कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 120 62.5, 62 है और 5 उधर हो जाएगा कितना 63 9 और 98 1250 इंटू 98 88 88 ठीक है, 1250 इंटू 88 जेडपी निकल गया भाई, ये ना 89। हाँ? क्या हुआ जी, 0.5 ऐड करेंगे तो 1 होगा ना। आप तो 1 किए ना, 6 2 8 और 1 9 बट 89 So 89 11150. जेडपी आ गया। अब जेडपी आ गया तो तुम नहीं निकाल पाओगे, से फैक्टर नहीं निकाल पाएगा जी। हाँ सर। सब फैक्टर इक्वल टू क्या, जेडी बाई जेडपी बाई जेडी। जेडपी आ चुका है दिस, 1250 इंटू 89 और जेडी कितना आया था जी, जेडी बताओ, जेडी कितना आया था 62,250। कुछ आया हुआ ना जेडी,
हाँ सर 62250.72। इतना इतना डिवाइड कर दो जो आ गया सब फैक्टर आंसर। वन 1.787। वेरी गुड। तो इसी तरह से स्टेप फैक्टर निकलेगा। किसी को डाउट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहा है इस पर, ठीक है, फिक्स है ठीक। स्टेप फैक्टर। समझ में आ गया? हाँ सर। एक बार और बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। आपने तो बनाइए अपने से सर बैठ के, बोलो। ये तुम्ही लोग का रूल ये आ गया है ना फॉर्म भरने का डेट? हाँ सर हाँ 25 के बाद से कौन एग्जाम सा होगा, लिखा था? 25 अगस्त के। कौन सा बोला कि हो जाएगा। बैकलॉग का है? नहीं नहीं सर सर, बैकलॉग पहले का से नहीं है हम लोग। बैकलॉग का होगा जी, बैकलॉग का होगा तो तेरे साथ ही ना एग्जाम होगा, अलग थोड़ी होता है हाँ। सबका। ठीक है, 25 से स्टार्ट होगा तो 25 के बाद से 25 से ही डेट सही दिया है। समझ रहे हाँ सर। सर 25 से लिखा है सर, 25 लिखा है। 25 से तो मान उसके के बाद चलो जब होगा डेट। एग्जाम, ठीक है। हाँ 25 से एग्जाम होगा, लेकिन जो 22 की बाकी है फिर क्लियर करो, तभी इसी तरह से फास्ट पढ़ा के क्लियर करेंगे, जल्दी खत्म करें। फिर नहीं क्लियर करेगा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर धीरे धीरे वही पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है सर।